ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हायर एजुकेशन। सो हम लोग क्लैट के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें टुडे वी आर लाइव और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉम्प्रिहेंशन करवाने वाली हूँ, जिससे आपका कोर, आपका बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। सो लेट्स कम ऑन सम पैसेजेस। वी हैव सम 2-3 पैसेजेस और मैंने आपको कुछ अपनी पिछली वीडियोस में ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताई थी कि हम कैसे पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हैं, हम उनके आंसर्स इन बेटर वे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन द लेस टाइम। आपको पता होगा कि क्लैट में जो पैसेज आता है वो अबाउट 450 वर्ड्स का आता है। बच्चों 450 वर्ड्स का पैसेज आता है, जिसको पढ़ने में हमें एक अच्छा खासा टाइम लगता है अगर हम देखें तो। बट हमारे को अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरीके से बनानी है कि हम विद इन द लेस टाइम उस पैसेज को जल्द से जल्द रीड कर सके और इन नो टाइम हम उसके आंसर्स को मार्क कर सके। तो हम लोग टाइम लेते हैं, एक जो अप्रोप्रिएट टाइम लिया जाता है एक स्टूडेंट के लिए, हम कहते हैं कि यू हैव टू टेक 8 मिनट्स टू रीड अ पर्टिकुलर पैसेज। किसी पर्टिकुलर पैसेज को रीड करने के लिए आपको अबाउट 8 मिनट्स लेने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेने चाहिए, थोड़ा 1-2 मिनट ऊपर हो सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स, पहले सब आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें ज्वाइन कीजिए। हाँ जी। सो जितने भी हम पैसेजेस करने जा रहे हैं बच्चों, वो हम क्या देखेंगे कि वो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा नए हैं। दे वर ऑल बेस्ड अपॉन द क्लास 12th लेवल, सारे क्लास 12th के लेवल पे बेस्ड होंगे, ताकि अभी जो मेरा मेन फोकस है वो ये है कि मैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकूं और आप उन पैसेजेस को, बस आपको एक इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप पैसेज को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम बिल्कुल ही एक हायर लेवल, क्लैट के लेवल के पैसेज ले लेंगे, हम धीरे धीरे चीजों में आगे जाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स, आई विल टेक यू फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स। उससे क्या होगा कि सबसे पहले देखिए बेटा, जब आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा ना, तो आप एग्जाम में खुद ही क्वेश्चन कर पाओगे। जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होते हैं या फिर रीडिंग पैसेज कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, वो हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं होती कि हमारे लिए बहुत नया है, हमने कभी नहीं किया, या हमारे को इसके लिए कोई अपनी प्रायर नॉलेज की जरूरत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें हम बचपन से ही बहुत फेमिलियर होते हैं, क्लास 10th से, इवन आजकल तो 3rd 4th में भी पैसेज आने लग गए अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ क्लास। सो हमें बस वही अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसी को अप्लाई करके, अपनी थोड़ी सी नॉलेज को अप्लाई करके वो चीज़ों को सॉल्व करना है। अब आपको इसके लिए, जब आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मैंने जैसा कि बताया था कि उनको पैसेज ना बहुत ही बोरिंग लगने लग जाता है। दे फाइंड इट वेरी बोरिंग कि यार ये जो मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ, ये टॉपिक तो मेरे मतलब का ही नहीं और ये बहुत बोरिंग है। तो अब एग्जाम आपसे पूछकर कभी टॉपिक नहीं लाता है ना, एग्जाम हमसे पूछकर कभी टॉपिक नहीं लाता है कि भाई इस बच्चे को ये पसंद है तो मैं यही टॉपिक लाऊंगा। एग्जाम में हमें पता है कि किसी भी तरीके का टॉपिक आ जाता है। तो उस चीज को करने के लिए हमारे को अपने आप को इंडल्ज करना पड़ेगा इन रीडिंग। वी हैव टू इंडल्ज आवरसेल्फ इन रीडिंग। अगर आप अपने आप को बच्चों ज्यादा से ज्यादा इंडल्ज करोगे रीडिंग में, आप अपनी हैबिट बनाइए रीडिंग करने की, तो वो चीजें आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। और आप देख ही रहे होगे, मैं वोकैब की सीरीज भी लेकर आ रही हूँ, क्योंकि जब हम पैसेज रीड करते हैं तो बच्चों हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वोकैब पोर्शन के साथ आती है। मतलब देयर कम सम वर्ड्स जो कि बहुत ही हमारे लिए अनफेमिलियर होते हैं, जो हमने कभी सुने नहीं होते हैं। अगर आप एक पैसेज रीड करते हो ना, तो इफ यू रीड अ पैसेज ऑफ 100 वर्ड्स ओनली, तो आपको एटलीस्ट उसमें 5 to 7 वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही नए होंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप उसका सेंटेंस, जैसे इफ इट्स अ वर्ड, तो आप उसका पूरा सेंटेंस रीड करेंगे और ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। ठीक है, और फॉर दैट आप मेरी सीरीज देखेंगे जो कि मैं आगे लेकर आने वाली हूँ क्लैट के लिए, 1000+ वर्ड्स वोकैब, 1000+ वर्ड्स वोकैब की सीरीज लेकर आऊंगी, जिसमें मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मतलब आपको वोकैब पोर्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पोल क्रिएट करेंगे, मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे कि किस किस को वोकैब की सीरीज चाहिए। ठीक है, तो होप सारे बच्चे जुड़ चुके होंगे हमारे साथ, सारे बच्चे जुड़ रहे होंगे ताकि हम अपने आज के पैसेज से स्टार्ट करें। ओके, सो द फर्स्ट पैसेज इज, हमारा जो फर्स्ट पैसेज है
वो है, ये देखिए ये एक पैसेज दे रखा है, हम इसको रीड करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी टिप्स में बताया था कि कभी भी पैसेज को बहुत ही स्लो रीडिंग भी नहीं करनी है और बहुत ही फास्ट रीडिंग भी नहीं करनी है। हम कुछ इस तरीके से बच्चों रीडिंग करेंगे कि ना वन ग्लैंस हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर अप कर सके, और हम अपने जो साइंस होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, उन सब का बहुत खासा ध्यान रखने वाले हैं कि कहाँ पर हमें रीड करते वक्त स्टॉप लगाना है। पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल रीडिंग समथिंग। जब भी आप कुछ भी रीड कर रहे होंगे तो पंक्चुएशन मार्क्स को आपको अपने माइंड में रखना है, ताकि आपको ये पता हो कि मेरे को कहाँ पर रुकना है। बिकॉज अगर आप ऐसे फटाफट फटाफट पूरा पैसेज रीड करते जाओगे ना तो वो भी ठीक नहीं है। जो लाइंस यू फाइंड इंपॉर्टेंट, तो जस्ट मार्क दैट, उन लाइंस को हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ताकि जब हम क्वेश्चंस करने बैठेंगे उसके तो वो सारी चीजें हमारे को हेल्प करे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग थिंग। The idea to use Navajo for secure communication came from Philip Johnston, the son of missionary to the Navajos and one of the few non-Navajos who speak their language fluently। कि मतलब जो नवाजो का आइडिया है वो एक सिक्योर कम्युनिकेशन से आया है, मतलब एक कम्युनिकेशन आइडिया है, इट्स ऑल अबाउट द लैंग्वेज, जो कि फिलिप जॉनसन ने दी है। फिलिप जॉनस्टन से आई है। द सन ऑफ मिशनरी, जो कि किसका बेटा था, एक मिशनरी का, नवाजोस का, एंड वन ऑफ द फ्यू नॉन नवाजोस हु स्पोक देयर लैंग्वेज फ्लुएंटली। ये कुछ नॉन नवाजोस भी थे जो कि अपनी लैंग्वेज को बहुत ही फ्लुएंट तरीके से बोलते थे। रियर्ड ऑन द नवाजोस रिजर्वेशन, जॉनस्टन वाज अ वर्ल्ड वॉर interwarrior who knew of the military search for a code that would withstand all attempts to decipher it. He also knew Native American languages, notably Choctaw, had been used in World War I to encode the messages। देखिए इसमें नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज के बारे में बात की गई है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में मदद करी है। तो ये लाइन कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपके सामने अगर एग्जाम पेपर आता है और आपको लगता है कि दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, एंड वाइल प्रैक्टिसिंग योर फॉर द एग्जाम, अगर आपको कोई भी लाइन इंपॉर्टेंट लगती है तो जस्ट मार्क इट डाउन, और नहीं तो नोट इट डाउन इनटू योर नोटबुक, ताकि आपको वो चीजें याद रहे। राइट, एनकोड मैसेजेस एनकोड करने के लिए ये लैंग्वेज का यूज किया गया था। जॉनस्टन बिलीव नवाजो आंसर्ड द मिलिट्री रिक्वायरमेंट फॉर एन decipherable code because it is an unwritten language of extreme complexity। वो ये बिलीव करते थे कि नवाजो आंसर द मिलिट्री रिक्वायरमेंट फॉर एन अनरिजनेबल कोड, कि वो एक कोड का यूज करता था किसी को भी मतलब अपने आंसर करने के लिए, क्योंकि वो एक अनरिटन लैंग्वेज थी जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। इट्स सिंटेक्स एंड टोनल क्वालिटीज, उसके जो सिंटेक्स और टोनल क्वालिटीज थी, नोट टू मेंशन इन डायलेक्ट्स, मेक इट अनइंटेलिजिबल टू एनीवन विदाउट एक्सटेंसिव एक्सपोजर एंड ट्रेनिंग्स। ओके, इट हैज नो अल्फाबेट, उसके अंदर कोई अल्फाबेट्स नहीं थे, सिंबल्स नहीं थे। इज स्पोकन ओनली ऑन द नवाजोस लैंड, मतलब कोई अल्फाबेट या सिंबल्स नहीं थे, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर लैंड पे साउथ वेस्ट अमेरिका में बोली जाती थी। One estimate indicates that fewer than 30 non-Navajos, non-Japanese could understand the लैंग्वेज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि 30 नॉन नवाजोस और जापानीज वगैरह जो थे उनको वो लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड कर पाते थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, मतलब ज्यादा लोग उसको समझ नहीं पाते थे, कुछ फ्यू पीपल जो थे वो उसको अंडरस्टैंड कर पाते थे। राइट, हाँ जी। So the next paragraph is, early in the 1942 Johnston met with Major General क्लेटन बी वोगेल, कि वो इनसे मिला था, जॉनसन जो था जनरल क्लेटन बी वोगेल से। द कमांडिंग जनरल ऑफ एम्फीबियन क्रूप्स, वो कौन थे, कमांडिंग जनरल थे कहा के एम्फीबियन क्रूप पैसिफिक फ्लीट के, एंड हिज स्टाफ टू कन्विंस देम ऑफ द नवाजोस लैंग्वेज वैल्यू एज अ कोड। वो नवाजो की लैंग्वेज को एज अ कोड समझते थे। जॉनस्टन स्टेज्ड टेस्ट अंडर स्टिमुलेटेड combat condition demonstrating that Navajo could encode
transmit and decode a 3-line English message in 20 seconds. वो ये कहते हैं नवाजो जो था वो इतना ज़्यादा मतलब अपनी लैंग्वेज को लेकर था कि वो एक 3 लाइन के मैसेज को 30 वर्ड्स में एनकोड कर लेता था. जैसे कि जब मिलिट्री वगैरह लड़ाइयाँ होती है ना, तो वो लोग अपनी एक कोड लैंग्वेज का यूज करते हैं. तो वही चीज बताई गई है कि नवाजो कैसे उस लैंग्वेज को फटाफट से एनकोड कर लेता था 20 सेकेंड्स में. मशीन्स ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड 30 मिनट्स टू परफॉर्म द सेम जॉब. जो मशीन्स होती थी टाइम की, उनको इसी काम को करने में 30 मिनट लगते थे. और देखो नवाजो विल टेक ओनली 20 seconds. Convinced Vogel recommended to the commandant of the marine crews that the Marines required 200 नवाजोस, कि उनको 200 नवाजोस की ऐसी जरूरत है ताकि उनकी जो टीम है वो क्या कर सके, वो आगे की ओर बढ़ सके. राइट. देखिए, तो ये हमारा पैराग्राफ एंड होता है. ये पैराग्राफ हमारा एंड होता है. तो अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे. तो फटाफट से सब बच्चे क्वेश्चन रीड करेंगे और मुझे आंसर करेंगे. मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में किसके आंसर्स ठीक है. फर्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर मेंशनिंग दैट नवाजो हैज नो अल्फाबेट और सिंबल्स, कि नवाजोस लैंग्वेज में कोई सिंबल्स या अल्फाबेट का यूज नहीं है. इसका क्या पर्पस था इस बात का? इस बात का पर्पस क्या था? टू एम्फेसाइज द डिफिकल्टीज ऑफ डिसिपरिंग द नवाजो लैंग्वेज. ये बताना कि डिफिकल्टी थी नवाजो लैंग्वेज में, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं था. To suggest a potential drawback of using नवाजो for secure communication. बिल्कुल secure communication हो रहा था, यही तो आइडिया दिखा रहा था. वो यही आइडिया तो दिखा रहा था कि भाई कोई भी ऐसे अल्फाबेट और सिंबल्स नहीं है कि कोई एक कॉमन अल्फाबेट या सिंबल्स को लेकर कह दी कि नहीं नहीं यही ये इसमें बोला गया है, तो वो उसको इस तरीके से एनकोड कर सके. नथिंग लाइक दैट. To explain why only a fewer non-Navajos can speak the language, no, this is not indicated. To highlight the difference between Navajo and other native language. So these three are not appropriate. I guess B1 is the appropriate answer. According to me, B1 is the appropriate answer. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे. मैं देखती हूँ किस किस के ठीक है. सभी बच्चे अपना स्कोर फाइंड आउट करेंगे और विद द एंड ऑफ द पैसेज, जब हमारे ये पूरे जितने भी इस पैसेज को लेकर हमारे 5-6 क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे, तो बच्चे अपना स्कोर बताएंगे कि किसका कितना स्कोर हो रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज. ये जो पैसेज है उसका मेन फोकस क्या है, मेन किस चीज को लेकर इस पैसेज ने हमारा फोकस करा है. फर्स्ट है एग्जामिनिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर. देखिए लैंग्वेज के लिए बात की गई है बट कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज नवाजो लैंग्वेज के लिए ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड यूज नहीं किया गया है. तो अभी हम इस ऑप्शन पे आगे बढ़ेंगे. प्रोफाइलिंग, समवन सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे आगे जाने की बात की गई है, ये हम कह सकते हैं. नेक्स्ट है एनालाइजिंग द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एन अप्रोच. नहीं, कोई भी ड्रॉबैक से रिलेटेड कोई नेगेटिव बात की नहीं गई. एक्सप्लेनिंग व्हाई अ सर्टेन स्ट्रैटेजी वाज अडॉप्टेड, कि एक सर्टेन स्ट्रैटेजी को क्यों अडॉप्ट किया गया. तो दिस इज नॉट द राइट. अब अगर हम इन दो ऑप्शंस में देखते हैं तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. So B is the right answer. B is the right answer to the passage, to the question. B is the right answer. देखिए किस किस का ठीक है फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एंड कमेंट करेंगे. फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. According to the passage, why did Philip Johnston believe Navajo would be effective code for secure communication? मतलब
जो फिलिप जॉनसन थे वो ये क्यों कहते हैं कि नवाजो जो है वो एक इफेक्टिव कोड है, एक सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए, एक सेफ कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसका फर्स्ट है बिकॉज इट इज अनरिटन लैंग्वेज इन एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल अनरिटन लैंग्वेज थी ये, और इसमें थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड थे, बिकॉज इट हैज नो अल्फाबेट और सिंबल्स। ऐसे तो उससे तो खैर प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रही थी। बिकॉज इट इज स्पोकन ओनली ऑन नवाजो लैंड ऑफ अमेरिकन। देखिए मैसेज तो जगह जगह भेजे जा रहे थे ना, बिकॉज इट कैन बी इजीली डिकोडेड बाय एनीवन विद एक्सट्रीम कम्युनिकेशन में। अगर इजीली वो डिकोड हो जाएगी तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर, बिकॉज ये अनरिटन लैंग्वेज थी, इसको सिर्फ नवाजो ही 20 सेकेंड्स में या जो और लोग थे वो 30 मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते थे, और किसी में वो एबिलिटी नहीं थी। तो इसीलिए अनरिटन लैंग्वेज इज द एप्रोप्रिएट आंसर, राइट। फोर्थ देखेंगे, हाउ डिड फिलिप जॉनस्टन कन्वींस मेजर जनरल क्लिंटन बी वोगेल ऑफ द वैल्यू ऑफ नवाजो लैंग्वेज एज अ कोड। ओके, कि फिलिप जॉनस्टन जो थे वो मेजर जनरल क्लिंटन बी वोगेल की वैल्यू उसको कैसे बताते हैं लैंग्वेज कोड में, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द नवाजोज लैंग्वेज सिंटेक्स एंड टोनल क्वालिटीज। ओके, बाय कंडक्टिंग टेस्ट अंडर स्टिमुलेटिंग कॉम्पैक्ट कंडीशन। हाँ, कॉम्पैक्ट कंडीशन में, लाइक वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने इसकी टेस्टिंग्स भी की थी, वर्ल्ड वॉर 2 में इसकी टेस्टिंग की गई थी। बाय एक्सप्लेनिंग द हिस्टोरिकल यूज ऑफ नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज, हिस्टोरिकल यूज नहीं था। बाय रिक्वायरिंग 200 नवाजोस फॉर मरीन ग्रुप्स, अभी उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा हो जाए, बट वो हुआ नहीं था। तो फॉर दैट बी इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से देखेंगे सब बच्चे किस किस का बी राइट ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हाउ डिड नवाजोज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग स्पीड कंपेयर टू द मशीन्स ऑफ दैट टाइम, के नवाजो की जो एनकोडिंग थी वो कैसे मशीन से कंपेयर की गई थी। तो इसमें हमने देखा था कि नवाजो जो था वो 20 सेकेंड में एक मैसेज को एनकोड कर लेता था, रेदर जो एक मशीन होती थी वो 30 मिनट्स में जो काम कर पाती थी 3 लाइन के मैसेज को। तो हम देखें तो नवाजो जो था वो ज्यादा, मतलब उस लैंग्वेज के लेकर उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक अच्छी नॉलेज थी। नवाजो कुड एनकोड, ट्रांसमिट एंड डिकोड द मैसेज फास्टर देन मशीन। तो ये एकदम करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मशीन्स कुड परफॉर्म द सेम जॉब इन लेस टाइम। नो, ऐसा नहीं था, मशीन सेम जॉब नहीं परफॉर्म करती थी। नवाजोस एंड मशीन हैड सिमिलर स्पीड। नो, बिकॉज नवाजो कितना टाइम लेता था 20 सेकेंड, एंड मशीन कितना ले रही थी, मशीन ले रही थी आपका 30 मिनट्स। द पैसेज डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, बिल्कुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ए इज द राइट ऑप्शन। हम बेटा आप देख रहे होंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, बिकॉज जब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं तो हमारे को जो गलत ऑप्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं पता लग जाते हैं, और फिर हम राइट ऑप्शन पे इजीली बढ़ पाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। सो अब हमारा पैसेज नंबर 2 आ जाता है। उससे पहले सभी बच्चे बताएंगे अपना स्कोर के 5 आउट ऑफ कितना स्कोर आया है, 5 आउट ऑफ हाउ मच स्कोर। ठीक है, तो हेयर कम्स द पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 देखेंगे जल्दी से, फटाफट से इसको रीड करेंगे। To turn my eyes outward now and to say a little about the relationship between the Indian writer and the majority white culture in that midst he lives, and with which his work will sooner or later have to deal. Okay, common to many Bombay raised middle class children of my generation, I grew up with an intimate knowledge of and even sense of friendship with a certain kind of England, a dream England composed of test matches of Lord persisted over by voice of John Erlot, at which Ferret Truman bowled unceasingly and without success at Polly
यूमिगर। तो इसमें आपका कुछ कल्चर्स के बारे में बताया गया है। अगर हम देखें तो माइंडसेट किसका है, इसमें कल्चर्स के बारे में कुछ कंपैरिजन किया गया है इंडियन राइटर्स के बीच में, और जो वाइट कलरिश राइटर्स होते थे उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, ऑफ एमिट ब्लीटन एंड बिली बंटर, in which we were even prepared to smile indulgently at portraits such as Humbre James at Ram Singh, the dusky Nabob of भगनीपुर। ये देखिए इनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे लिखते थे। I wanted to come to England, कि मैं इंग्लैंड आना चाहता था। I could not wait, and to be fair, England has done ऑल राइट टू मी। वो कहता है कि भाई मैं बिल्कुल अगर सच बताऊं तो इंग्लैंड ने मेरे लिए हमेशा क्या किया है, राइट थिंग किया, हमेशा ठीक चीजें करी है। आई फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू बी प्रॉपरली ग्रेटफुल, कि मेरे लिए डिफिकल्ट है प्रॉपरली ग्रेटफुल होना। आई कैन नॉट एस्केप द व्यू दैट माई relatively easy ride is not the result of Dream England's famous sense of tolerance and fair play, but of my social class, my freak fair skin and my English accent। तो वो कहता है कि मतलब वो इंडियन था बट उसकी वो लोगों से घुल मिल पाता था ड्यू टू हिज इंग्लिश एक्सेंट और उसकी वाइट मतलब उसका वाइट कलर। टेक अवे एनी ऑफ दीज द स्टोरी वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। ये जो स्टोरी है वो बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ कोर्स द ड्रीम ऑफ इंग्लैंड इज नॉट मोर देन अ ड्रीम। कि जो मेरा ड्रीम था, जो मेरा सपना था इंग्लैंड जाने का, वो मेरा सपना नहीं रहा था। मतलब कहने की बात है कि कहीं ना कहीं वो सच्चाई में चेंज हो रहा था। सैडली इट्स अ ड्रीम फॉर फ्रॉम विच टू मैनी वाइट ब्रिटॉन्स रिफ्यूज टू वेक। कि बहुत सारे ऐसे वाइट ब्रिटॉन होते हैं जो इस सपने से जागना ही नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि ऐसा सपना हमेशा सच रहे। Recently, on a live radio program, a professional humorist asked me in all seriousness why I objected to being called a walk। वो कहता है कि मेरे को वॉक क्यों कहा गया। मतलब एक जो वो होता है, रिसेंटली वो एक लाइव रेडियो प्रोग्राम पे जाता है तो वहां पर एक प्रोफेशनल ह्यूमरिस्ट जो होता है ह्यूमर्ड वे में कहता है कि व्हाई आर यू कॉल्ड अ वॉक। ही सेड ही हैड ऑलवेज थॉट इट अ रेदर चार्मिंग वर्ड, अ टर्म एंगेजमेंट। वो कहता है ये वर्ड हमेशा एक चार्मिंग वर्ड रहा है एंगेजमेंट से रिलेटेड। आई वॉज एट द जू ऑफ अदर डे, ही रिवील्ड, एंड जू कीपर टोल्ड मी दैट द वॉक्स वर बेस्ट विद द एनिमल्स। कहता है मैं जब एक दिन जू में था तो जू कीपर ने मुझे कहा कि जो वॉक्स होते हैं वो सबसे बेस्ट एनिमल्स होते हैं। दे सक देयर फिंगर्स इन देयर ईयर्स, वो अपनी फिंगर्स को अपने कानों में डालते हैं, एंड विगल्ड देम अबाउट एंड एनिमल्स फेल्ट एट होम। ठीक है, और मतलब कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते, मतलब अपने कानों में अपनी उंगली डालकर एकदम मस्त। द गोस्ट ऑफ ह्यूरी जेम्स एट राम सिंह वॉक्स अमंग अस स्टिल। कि जो वो जो गोस्ट था ह्यूरी रामसेट का, वो हमारे अंदर अभी भी था। एज रिचर्ड रिट found long ago in America, black and white description of society are no longer compatible। कि black and white जो description है अभी वो compatible नहीं है। fantasy और the mingling of fantasy and naturalism is one of way of dealing with these problems। कि जो naturalism है वो कहीं ना कहीं इन problems से deal करने में हमारी help करता है, right? It offers a way to echoing in the form of our work the issue faced by all of us, how to build a new modern world out of an old legend haunted civilization। कि एक न्यू मॉडल वर्ल्ड कैसे बनाया जाए इट्स ओल्ड सिविलाइजेशन में से और ओल्ड कल्चर्स में से जो कि हम अपने दिलों में लेकर आ रहे हैं। बट वॉट एवर टेक्निकल सोल्यूशन वी मे फाइंड, इंडियन राइटर्स in these islands like others who have migrated into the north form of south are capable of writing from a kind of double perspective। कि जो लिखते थे वो एक डबल perspective से उनकी राइटिंग स्किल्स होती थी, बिकॉज दे we are at one and the same time in inherited and outsider in this society। कि चाहे तो हम एक है बट कहीं ना कहीं बार ऐसा लगता था कि हम आउटसाइडर है। we can offer this स्टीरियोस्कोपिक विजन इन प्लेस ऑफ होल साइड। वो कहता है ऐसा स्टीरियोस्कोपिक जो विजन होता है ना वो हमारे को हर जगह पर देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ठीक है, तो आप फटाफट से इस पैराग्राफ से गो थ्रू करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पेज।
फटाफट से सब बच्चे इससे गो थ्रू करेंगे. दिस वन इज द नेक्स्ट. देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है. क्वेश्चन नंबर 1 आता है द ऑथर एक्सपीरियंस इन इंग्लैंड. कि ऑथर एक्सपीरियंस करता है इन इंग्लैंड इज नॉट द नॉर्मेटिव एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडियन. कि एक ऑर्डिनरी इंडियन का नॉर्मेटिव एक्सपीरियंस ये नहीं है. क्यों? Like the author, the ordinary Indians has not nurtured a dream England or aspiration of reaching the dreamland. ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नर्चर से रिलेटेड नहीं बोला गया था. Like the author, the ordinary Indian has acquired airs and nuisance that are essentially English but are betrayed in his her complexion. ये भी नहीं था. Unlike the author, the ordinary Indians has a radical sense of nationhood and citizen and identity. देखिए ये सच्चाई है कि वो अपनी सिटीजनशिप, अपनी आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं. बट इस पैसेज में हमारे को ऐसी कोई बात कहीं ना कहीं नहीं बताई गई है. ठीक है. फिर है अनलाइक द ऑथर ऑर्डिनरी इंडियन हैज नॉट एम्बेडेड एंड कैन नॉट स्टिमुलेटेड साइंड ऑफ इंग्लिश कल्चर. कि उनके अंदर कहीं ना कहीं इंग्लिश कल्चर नहीं आया होता. तो दिस इज द राइट ऑप्शन. डी इज द राइट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. The professional humorist, the author met regards vogue as a charming word. The term endowment, कि ये जो है एंडेजमेंट, ये वॉग जो है वो एक बहुत ही चार्मिंग वर्ड है जो उसको एक ह्यूमरस वे में कहा गया था रेडियो में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन लाइट ऑफ जू कीपर. तो जू कीपर के हिसाब से कौन सी चीज ठीक है? कमेंट इन्फॉर्मेशन ह्यूमरिस्ट केनोटेशन. द ह्यूमरिस्ट थिंक दैट वॉग इज अ हार्मलेस टर्म. कि वॉग जो है वो एक हार्मलेस टर्म है एंड इट्स मीनिंग बिकम मोर पॉजिटिव इन लाइट ऑफ जू कीपर्स कमेंट. कि वो एक हार्मलेस वर्ड होता है और जू कीपर का कमेंट सुनकर वो उसके लिए और अच्छा बन गया था. तो ठीक है, चलो आगे देखते हैं. द जू कीपर कॉमेंट सबवर्ट द हार्मलेस कैनोटेशन ऑफ टर्म वॉग. उसने हार्मलेस कैनोटेशन बताई थी वॉग से रिलेटेड. ये बहुत ही सही अप्रोप्रिएट लग रहा है. द ह्यूमरिस्ट थिंक दैट वॉग इज अ हार्मलेस टर्म हुज मीनिंग रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर कंसीडरिंग द जू कीपर कमेंट. नहीं, द जू कीपर कॉमेंट डज नॉट हैव एनी इम्प्लीकेशन. बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था. जब वो अगले दिन गया था तो उसके ऊपर उस चीज का इम्प्लीकेशन आया था जब जू कीपर ने अपना व्यू दिया था. तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट्स बी इज द राइट ऑप्शन. देखिए आप देख रहे होंगे कि आपको सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं सही, मतलब एक जैसे लग रहे हैं, जुड़े हुए लग रहे हैं, बट हमारे को उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को फाइंड आउट करना ही हमारे लिए एक टास्क होता है. हमारा टास्क क्या होता है कि हम उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ही लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. What struggle are identified in the struggle to make a new country of our own. कि क्या struggles हमें find out करने पड़ते हैं. जेंडर स्ट्रगल, जेंडर स्ट्रगल से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है. क्लास से लेके नहीं की गई है, माइग्रेशन से नहीं. स्ट्रगल ऑफ कल्चर, जब आप एक नई जगह पे जाते हैं ना तो आपको न्यू कंट्री में अपने कल्चर को लेकर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. ये सच्चाई है. सबसे ज्यादा जो आप स्ट्रगल करते हैं वो अपने कल्चर को लेकर स्ट्रगल करते हैं. तो सी इज द राइट ऑप्शन. फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following statement about Indian writer is supported by the information provided in the passage. कि कौन सी इंफॉर्मेशन पैसेज में इंडियन राइटर्स के बारे में हमारे को बताती है, डिफाइन करती है. इट्स इजियर फॉर इंडियन राइटर टू राइट इन इंग्लैंड. देखिए ऐसा कुछ है नहीं कि इंडियन राइटर के लिए बहुत ही इजी होता है. नो. The writer who migrated from India can write with double perspective. लास्ट लाइन में बताया गया था कि डबल परस्पेक्टिव से लिखते हैं वो. इंडियन राइटर्स आर इनसाइडर टू इंडिया एंड आउटसाइडर टू इंग्लैंड. बिल्कुल करेक्ट है. वो इंडिया में तो इनसाइडर रहते हैं बट आउटसाइडर होते हैं इंग्लैंड के अंदर. तो हम देखें तो बी और सी दोनों ही करेक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा डी ऑप्शन जो हो गया वो क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया. डी इज द राइट ऑप्शन. देखिए किस किसने मार्क किया है डी ऑप्शन. फिफ्थ आता है. फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे.
What does the passage refer to while mentioning Richard Wright in black and white description of society and no longer compatible? कि जो रिचर्ड रिट है वो ब्लैक एंड वाइट डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं सोसाइटी में और अभी वो कंपैटिबल नहीं है. तो इसका फर्स्ट है डिफरेंसेस इन गुड एंड एविल साइड्स ऑफ द सोसाइटी सॉरी, कि गुड और एविल साइड की उन्होंने बात की गई है. ओके, इनकैपेबिलिटी बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोसाइटी, इनकैपेबिलिटी की बात की गई थी. क्लैशेस बिटवीन द ओपिनियन ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा क्लैशेस की बात नहीं की गई थी, नन तो होगा ही नहीं. तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर. देखिए अब पैसेज नंबर 3 आता है. पैसेज नंबर 3 आने से पहले सब बच्चे अपना स्कोर बताएंगे. 5 आउट ऑफ कितना स्कोर आया इन पैसेज नंबर 2. देन हम लास्ट में अपने सारे पैसेजेस को मिलाकर अपना टोटल स्कोर देखने वाले हैं. फटाफट से अब हमारा आता है पैसेज नंबर 3. स्टूडेंट्स पैसेज नंबर 3 है पेंटर रॉय के ऊपर. द पेंटर रॉय लिंस्टन हेल्प टू डिफाइन पॉप आर्ट. उन्होंने ये जो पेंटर थे रॉय, इन्होंने पॉप आर्ट को डिफाइन किया था. द मूवमेंट दैट इनकॉर्पोरेटेड कॉमन प्लेस ऑब्जेक्ट एंड कमर्शियल आर्ट टेक्निक इनटू पेंटिंग, जिसमें उन्होंने कमर्शियल आर्ट ऑफ टेक्निक की बात की थी पेंटिंग में बाय पैराफ्रेजिंग द स्टाइल ऑफ कॉमिक बुक इन हिज वर्क. जब वो अपनी बुक लिखते थे ना तो उसमें वो किस चीज को फ्रेज करते थे, कॉमिक बुक को फ्रेज करते थे, थोड़ा कॉमिक वे में लिखते थे. ठीक है. His merger of popular genre with the forms and intention of fine art generation a complex result. अपना वो जो सारी चीजें होती थी, पॉपुलर जेनर्स होते थे, उनको मर्ज करते थे कॉम्प्लेक्स रिजल्ट में, while poking fun at the art world pretensions. Lichen's work also conveyed a seriousness of theme that enable it to transcend mere parody. मतलब अब ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा बताया कि वो कॉमिक वे में लिखते थे, तो कॉमिक वे में लिखने के साथ साथ वो अपनी चीजों के अंदर की सीरियसनेस को भी कहीं ना कहीं डिफाइन करते थे. वो जो सीरियस टच होता था उसको भी डिफाइन करते थे. द लिचनेट्स image were fine art was initially difficult to see because with their word balloons and highly sliced figures. मतलब जो वो बहुत ही उनकी जो फाइन आर्ट होती थी वो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते थे, कुछ ऐसे स्टाइल्स फिगर का यूज करते थे. दे लुक लाइक नथिंग मोर देन कॉमिक बुक पैनल विच फॉर्म विच दे वर कॉपीड. जब उनका वो रीड किया जाता था ना तो ज्यादातर वो कुछ नहीं बल्कि एक कॉमिक बुक पैनल लगता था जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता था कई बार, और कुछ लोगों को लगता था कि ये कॉपीड है. स्टैंडर्ड आर्ट हिस्ट्री hold that pop art emerged as an impersonal alternative to histrionomics of abstract expressionism, a movement in which painter conveyed their perspective, attitudes and emotion using non-representational technique. अब कुछ लोग जो होते थे वो अपनी non-representational technique का यूज करके उस चीज को कहीं ना कहीं क्या बना देते थे, उस चीज को के अंदर अपने इमोशन टच देते थे. Abstract expressionism had already lost much of its force when pop art first appeared in the early 90s. के abstract जो expressionism था वो क्या हो गया था, कहीं ना कहीं lost हो गया था जब pop art जो थी वो first आई थी कब, 1960 में, अर्ली ऑफ 1960. उसके कहीं ना कहीं स्टार्टिंग की बात की जा रही है. पॉप आर्ट पेंटर weren't quarreling with the powerful early expressionist work of late 1940s, but with the second generation of abstract expressionists whose work seems airy. ये जो हमारे पॉप आर्ट पेंटर थे वो इस बारे में कहीं ना कहीं लड़ नहीं रहे थे पावरफुल जो एक्सप्रेशंस थे 1940s के जो उनके वर्क थे, बट जो सेकेंड जनरेशन थी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट की, उनका जो वर्क था वो एरी, कहीं ना कहीं हवा में दिख रहा था, हाई माइंडेड था और ओवरली लिरिकल. मतलब उसके अंदर ऐसे कुछ ओवर वर्ड्स का यूज किया गया था, कुछ ऐसी चीजों का यूज किया गया था जो कि ज्यादा जरूरी भी नहीं थी. पॉप आर्ट पेंटिंग्स वर फुल ऑफ सिंपल ब्लैक लाइंस. जो पॉप आर्ट पेंटिंग्स होती थी वो सिंपल और ब्लैक लाइंस होती थी एंड लार्ज एरियाज ऑफ प्राइमरी कलर्स, और एक बहुत लार्ज एरिया कवर करती थी जिसमें प्राइमरी कलर्स होते थे. लिचेंस वर्क्स वाज पार्ट ऑफ जनरल rebellion against the fading emotional power of abstract
expressionisms rather than aloof attention of ignore it. जो ये लिचेंस थे वो कहीं ना कहीं अपनी रिबिलिशन दिखाते थे जो दूसरों के वर्क से रिलेटेड, और वो इग्नोर करते थे उनकी अटेम्प्ट्स को, मतलब वो कुछ चीजों से बहुत ही दूर रहना पसंद करते थे. He need to be aloof. But if rebellion against previous art using the careful imitation of popular genre was all that characterized Lichen's work, it would possess only the reflective power that parodies have it relation their subject. ठीक है. Beneath its cartoonish method, his work display an impulsion toward realism. के कार्टूनिश मेथड के अलावा रियलिज्म भी दिखता था, एंड अर्ज टू से दैट what was missing from the contemporary painting. कुछ ऐसी अर्ज होती थी कंटेम्प्रेरी पेंटिंग से क्या चीजें मिसिंग है, जो कंटेम्प्रेरी लाइफ से वो जोड़ना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी इसके अंदर दिखती थी. द स्टिल्ड रोमांस एंड वॉर स्टोरीज पोर्ट्रेट इन द कॉमिक बुक्स. उनकी कॉमिक्स बुक्स में रोमांस वॉर की स्टोरीज और ऑन विच बेस्ड वाज हिज कैनवसेस, जो उनके कैनवसेस में बेस्ड होती थी. द स्टाइलिस्ट ऑटोमोबाइल्स, हॉट डॉग्स, टेबल्स, लैम्प्स दैट अपीयर इन हिज पिक्चर्स, उनकी पिक्चर्स में सारी चीजें दिखती थी. वर रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर, जो कि कल्चर दिखाता था. बट इन कंट्रास्ट टू सम पॉप आर्ट, लिचेंस वर्क एक्सक्यूडेड नॉट अ जेडेड cynicism about consumer culture but a kind of deliberate native intended as a response of excess of sophistication. मतलब वो ज्यादा से ज्यादा सोफेस्टिकेशन की बात करते थे. ही ऑब्जर्व नॉट ओनली लेटर एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट बट इन सम अदर पॉप आर्टिस्ट. वो सिर्फ ऐसे एक्सप्रेशनिस्ट की तरफ बात नहीं करते थे, वो पॉप आर्टिस्ट के रूप में ही बात करते थे. विद द कॉमिक्स टिपिकली द डोमेन ऑफ यूथ एंड इनोसेंस. जो कॉमिक्स होती थी वो मतलब किस चीज का डोमेन होती थी, यूथ और इनोसेंस का. एज हिज रेफरेंस पॉइंट नोस्टैल्जिया fills his painting, giving them an inner sweetness. जो उनकी पेंटिंग्स होती थी उसमें एक इनर स्वीटनेस होती थी. For all their surface bravado, his persistent use of comic art convention demonstrates faith in reconciliation between cartoons and fine art. जो उनका फेथ होता था वो किस चीज के बीच में होता था, कार्टून और फाइन आर्ट्स के बीच में, जो कि एक ट्रू फीलिंग को कहीं ना कहीं दर्शाता था. ठीक है, तो होप आपको ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. देखिए आप एक बार फटाफट से गो थ्रू करेंगे, सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. सो अब हम आते हैं, जैसे कि हमने पैराग्राफ नंबर 3 किया है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और उसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे. प्राइमरी गोल ऑफ लॉय रिचेंस वर्क. प्राइमरी गोल क्या था उनका? चैलेंज टू कन्वेंशनल फाइन आर्ट नहीं, क्रिटिस. देखिए ये था पर प्राइमरी गोल नहीं कह सकते. क्रिटिस आर्ट वर्ल्ड्स प्रिटेंशन, इमीडिएट कॉमिक बुक पैनल, जनरेट कॉम्प्लेक्स एंड सीरियस थीम. बिल्कुल, वो क्या कर रहे थे, किस चीज को जनरेट कर रहे थे? अपनी कॉम्प्लेक्स और सीरियस थीम दोनों को ही कहीं ना कहीं वो जनरेट कर रहे थे. दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से वो बता रहे थे. तो सी इज द राइट ऑप्शन. सी इज द राइट ऑप्शन. हाउ डिड पॉप आर्ट डिफरेंट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म? कि पॉप आर्ट एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म से कैसे डिफरेंट थी? ठीक है, ठीक है. पॉप आर्ट कन्वे प्राइवेट इमोशंस थ्रू नॉन रिप्रेजेंटेशन टेक्निक नहीं. पॉप आर्ट एम्बैरेज द इमोशनल पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशंस, ये भी नहीं था. पॉप आर्ट रिबेल्ड अगेंस्ट द फेडिंग इमोशंस, कि वो रिबेल्ड करती थी फेडिंग इमोशंस पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन. तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है. नेक्स्ट देते हैं. पॉप आर्ट एम टू इग्नोर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सप्रेशनिज्म. तो ये गलत हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू दैट सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वो रिबेलिशन की बात कर रही थी. जो पॉप आर्ट थी वो रिबेलिशन की बात कर रही थी. तो अकॉर्डिंग टू दैट सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. Lichens
वर्क वॉज कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग। लिचेंस का जो वर्क था वो किस चीज से कैरेक्टराइज हो रहा था? पहला है सिंपल ब्लैक लाइंस एंड लार्ज एरिया ऑफ प्रिमिटिव कलर, प्राइमरी कलर्स। देखिए यही बोला गया था कि लिचेंस के उसमें सिर्फ सिंपल ब्लैक लाइंस और प्राइमरी कलर्स का वो यूज करते, तो हमारे को और कहीं बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए हमारा करेक्ट है, बट हम देख लेते हैं। हिस्टोरिकल एंड ओवरलाई लिरिकल एक्सप्रेशन नहीं, एरी एंड हाई माइंडेड नो, एक्सेसिव सोफिस्टिकेटेड एंड सिंटेसिज्म। अब कुछ बच्चों को कहेंगे पैराग्राफ में तो ये भी था, बट लिचेंस के वर्क के लिए नहीं था, वो और लोगों के लिए बोलता है। लिचेंस का क्या था कि वो सिंपल ब्लैक लाइंस का बहुत ज्यादा यूज करते थे, राइट। तो फटाफट से बताएंगे किस किस का ये ठीक जा रहा है। अब आपको भी लग रहा होगा कि स्पीड अप होगी चीजें, जैसे जैसे आप एक दो पैराग्राफ कर लोगे ना बच्चों, तो आपकी चीजें स्पीड अप होती जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट डिस्टिंग्विश लिचेंस वर्क फ्रॉम अदर पॉप। अदर पॉप आर्ट से लिचेन के वर्क को कैसे अलग माना जाता था? अ डेलिब्रेट नेव एंड नॉस्टैल्जिया। जो मैंने जैसे कि बताया था कि उनका जो काम था वो एक नॉस्टैल्जिया था, जो पुरानी चीजों को लेकर आता था। जेडेड सेंटर कंज्यूमर कल्चर नहीं था, रिजेक्शन ऑफ फाइन आर्ट नहीं था, फेथ इन रिकंसिलेशन ऑफ कार्टून एंड फाइन आर्ट। तो जो इनकी जो सबसे डिस्टिंक्ट क्वालिटी थी वो ये थी कि नॉस्टैल्जिक चीजों को वो लेकर आते थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट इज द राइट ऑप्शन। हम देखेंगे किस किस का करेक्ट है, फटाफट से कमेंट करते जाएंगे इससे रिलेटेड। फिफ्थ, लिचेंस वर्क कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। लिचेंस का जो वर्क था वो किस चीज का कॉम्बिनेशन था? पैरोडी एंड ट्रू फीलिंग्स, बिल्कुल ठीक है। सोफिस्टिकेशन नहीं था, फाइन आर्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट टेक्निक्स की बात नहीं की गई थी, कंटेम्प्रेरी लाइफ की बात नहीं कही गई थी, तो पैरोडी एंड ट्रू फीलिंग्स, तो ए इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स ए राइट ऑप्शन हो गया। तो ये तो हमारा हो गया। तो सब बच्चे अपना 5 में से स्कोर बताएंगे और 5 के बाद मेरे को सब कमेंट करेंगे कि 15 आउट ऑफ किसका कितना स्कोर है, ठीक है। तो आज हमने अपनी क्लास में 3 पैसेजेस देखे हैं। होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी इससे रिलेटेड।